भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। ये कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। तो इस पार्टी के बारे में आज हम लोग जानते हैं और इसका इतिहास क्या रहा है और इसकी सफलता किस तरह से रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोग सीख सकते हैं कि अगर आप लोग अपनी विचारधारा पर, अपने सिद्धांतों पर और आपकी जो मंजिल है उसकी ओर आप बढ़ते रहते हैं, डटे रहते हैं, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी पहली बार और आज आप देखिए कि 303 पर पहुंच चुकी है 543 सीटों में से। तो इसकी सफलता आप लोग देख सकते हैं। और पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे और इस समय जेपी नड्डा साहब देखेंगे, मोदी साहब को देख ही रहे हैं आप लोग, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब को देख ही रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था और जिसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को एक नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने 2 ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन योग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता के आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा राजग शासन के दौरान रखी। एनडीए राजग आप लोगों ने सुना होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य दल है, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए या राजग कहते हैं। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया तथा भारी बहुमत से भाजपा सरकार केंद्र में विद्यमान हुई और 2014 में पूर्ण बहुमत मिला और आप देखते हैं कि 2019 में उससे ज़्यादा बहुमत मिला। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से ही राम मंदिर का मामला ले लीजिए, 370 हटाने का मामला ले लीजिए या यूसीसी सामान्य नागरिक संहिता की बात कर लीजिए, यही उसके कोर मुद्दे रहे। उसने कभी इनको छोड़ा नहीं है और आप देखते हैं कि आज उसकी सफलता ये देखने को मिलेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ, परंतु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के बाद ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई। गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल की देहावसान के बाद कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गांधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस नेहरूवाद की चपेट में आ गई और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, लाइसेंस परमिट, कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटना टेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषयों देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्दीत करने लगे। नेहरूवाद तथा पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल में से त्यागपत्र दे दिया। और इधर आप देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांतता दूरी बनाए रखने के कारण भी अलग थलग तो पड़े ही हैं और साथ ही जनसंघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। और ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी और फलतः भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई थी। भारतीय जनसंघ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया।
नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी रहस्यमयी स्थिति में मृत्यु हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया और भारत चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध भी किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लंबे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई, यानी कि कांग्रेस हार गई। भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय। आप देखें 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देश में जन असंतोष उभरने लगा। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के साथ बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन ने इस आंदोलन के दमन का रास्ता अपनाया। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। जेपी आंदोलन आप लोग सुने ना, उसी समय की बात हो रही है। और लालू प्रसाद यादव हों, सुशील मोदी हों, रामविलास पासवान हों, नीतीश कुमार हों, ये सभी उसी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। देश भर में कांग्रेस शासन के विरुद्ध जन असंतोष मुखर हो उठा। 1971 में देश पर भारत पाक युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में बाह्य आपातकाल लगाया गया था, जो युद्ध समाप्ति के बाद भी लागू था और उसे हटाने की भी मांग तीव्र होने लगी। जन आंदोलन से घबराकर इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमन चक्र से कुचलने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप 25 जून 1975 को देश पर दूसरी बार आपातकाल भारतीय संविधान की धारा यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल के रूप में थोप दिया। देश के सभी बड़े नेता या तो नजरबंद कर दिए गए या फिर अथवा जेलों में डाल दिए गए। समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया, प्रतिबंध एक तरह से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनेक राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को मिसा के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा और जनसंघ को तेज किया जाने लगा। और आप देखते हैं जनसंघर्ष को तेज किया जाने लगा और भूमिगत गतिविधियों भी तेज हो गई। तेज होते जन आंदोलनों से घबराकर इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी तथा नए जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नए राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया गया और विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़े। चुनाव में कम समय होने के कारण जनता पार्टी का गठन पूरी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और जनता पार्टी एवं अन्य विपक्षी पार्टियों भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गई थी इस चुनाव में। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया। अब भाजपा के गठन की बात आती है तो आप देखिए जनता पार्टी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। 2-2.5 वर्षों में ही अंतर्विरोध सतह पर आने लगा और कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में राजनीतिक दांव पेच खेलने से परहेज नहीं किया और भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी में आए सदस्यों को अलग थलग करने के लिए दोहरी सदस्यता का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियां उठाई जाने लगीं और यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। 4 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने पर प्रतिबंध लगा दिया और पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। विचार इसके दर्शन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलंबी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है और पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान विश्व शक्ति एवं विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याय युक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे और भाजपा भारतीय संविधान में निहित मूल्यों तथा सिद्धांतों के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राज्य को अपना आधार मानती है। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, संप्रदाय अथवा लिंग भेद
के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया। साथ ही पार्टी का अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष जोर है। पार्टी ने 5 प्रमुख सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, जिन्हें पंचनिष्ठा कहते हैं। ये 5 सिद्धांत पंचनिष्ठा: राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, गांधीवादी समाजवाद, सामाजिक आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण द्वारा शोषण मुक्त समरस समाज की स्थापना और मूल आधारित राजनीति। अगर हम लोग इसकी उपलब्धियां की बात करें, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सक्रिय हो गई। वो फोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर कांग्रेसी दल एक मंच पर आए और 1989 के आम चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा और बीपी सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के आंदोलन शुरू हुआ और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा शुरू की और राम मंदिर आंदोलन को मिली भारी जन समर्थन एवं भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आडवाणी जी की रथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया और फलतः भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह सरकार गिर गई और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री हुए। आने वाले आम चुनाव में भाजपा का जन समर्थन लगातार बढ़ता गया और इसी बीच नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकार का शासन देश भर पर रहा और जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता, कुशासन के कई कीर्तिमान स्थापित हुए। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। तो आप देखते हैं कि उनका वो अपनी तारीफ थोड़ी, बुराई थोड़ी करेंगे, तारीफ ही लिखेंगे, कमियां कोई नहीं बताएगा। 1996 के आम चुनाव में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुई। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85, 1991 में 120 और 1996 में 161 सीटें प्राप्त की थी और भाजपा का जन समर्थन लगातार बढ़ता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार 1996 में शपथ ली, परंतु पर्याप्त समर्थन के अभाव में यह सरकार 13 दिन तक चल पाई थी। इसके बाद 1998 के आम चुनाव में भाजपा को 182 सीटें दर्ज की थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली, परंतु जयललिता के नेतृत्व में अन्ना द्रमुक द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण सरकार लोकसभा में विश्वास मत के दौरान एक वोट से गिर गई थी और जिसके पीछे वह अनैतिक आचरण था जिसमें उड़ीसा के तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांग ने पद पर रहते हुए भी लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी थी और विश्वास मत के दौरान सरकार के विरुद्ध मतदान किया। कांग्रेस के इस अवैध और अनैतिक आचरण के कारण ही देश को पुनः आम चुनाव का सामना करना पड़ा और 1999 में भाजपा को 182 सीटें पुनः विजयी मिली और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुई। एक बार पुनः अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार राजग की सरकार बनी, एनडीए की, और पूरे 5 साल चली। भाजपा राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में विकास के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए। पोखरण परमाणु विस्फोट हो, अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊंचा हुआ और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नई पहल एवं प्रयोग, कृषि, विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ साथ महंगाई न बढ़ने देने जैसे अनेकों उपलब्धियों और इस सरकार के खाते में दर्ज हैं। पर आप देखें, भारत पाक संबंधों को सुधारने, देश की आंतरिक समस्या जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तरी पूर्वी के राज्यों में अलगाववाद पर कई प्रभावी कदम उठाए। राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुदृढ़ कर सुशासन एवं सुरक्षा को केंद्र में रखकर देश को समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दिशा में अनेक निर्णायक कदम उठाए और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग शासन ने देश में विकास की एक नई राजनीति का सूत्रपात किया। वर्तमान स्थिति तो आज भाजपा देश की एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभरी चुकी है। देश के सुशासन, विकास, एकता, अखंडता के लिए कृत संकल्प है और 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो सबका साथ सबका विकास की उद्घोषणा के साथ गौरव संपन्न भारत के पुनर्निर्माण कर रही है। और 26 मई 2014 को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने
भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुनः स्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया, अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से नई युग की शुरुआत की, अंत्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश बढ़ चला, आर्थिक और सामाजिक सुधार, सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं, किसानों के लिए ऋण से लेकर खाद तक की नई नीतियां जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड आदि ने कृषि की तीव्र विकास की अलग जगाई। एक नया सुशासन का, चाहे आदर्श ग्राम योजना हो, स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वस्थ बनाने का अभियान हो, इन सभी कदमों ने देश को एक नई ऊर्जा मिली है। भाजपा की मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। जनधन योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की थी और इस चुनाव में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीती थी और 543 सीटें हैं लोकसभा में, उसमें से 303 बीजेपी ने जीती थी। देखिए, अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान तो आप देखिए, राष्ट्रीय अखंडता, कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय, कबायली वेश में पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिकार, परमिट व्यवस्था, धारा 370 की समाप्ति, पृथकवाद से निरंतर संघर्ष करने वाली एकमात्र भारतीय जनसंघ या भाजपा है। अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था, ऐसा कहा जाता है। गोवा मुक्ति आंदोलन, सत्याग्रह, बलिदान, बहुत दबाव के बाद ही सरकार ने सैनिक कार्रवाई की थी। बेरुवाड़ी कच्छ समझौते हमारी राष्ट्रीय अखंडता के लिए चुनौती थी। भाजपा ने इस चुनौती का सामना किया और आप देखेंगे देश को परमाणु शक्ति संपन्न कर भारत पर हमलों की हिमाकत करने वालों को अटल जी की सरकार ने सीधा संदेश दिया। लोकतंत्र, विकास, रक्षा तो प्रथम चरण में स्वतंत्रता आंदोलन के सभी नेता सत्ता पक्ष में जा बैठे थे। विपक्ष या तो था ही नहीं या फिर राष्ट्रभक्ति से शून्य वामपंथियों के पास था। और जब जनसंघ ने चुनौती को स्वीकार किया तथा भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनसंघ के रूप में सबल विपक्ष दिया। 1967 में जनसंघ दूसरा बड़ा दल बना था। ये सब चलती रहते हैं। और आप देखें, चुनाव सुधार के मुद्दे उठाने वाला एकमात्र राजनीतिक दल जनसंघ ही या भाजपा ही था। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को इनकी पार्टी ने बल दिया, उनका उल्लंघन नहीं होने दिया। आपातकाल की प्रतिकार की कहानी इनकी लोकतांत्रिक निष्ठा को पुष्ट करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो विपक्ष उभरा वही विकल्प बनने में सक्षम था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र मोदी भारतीय लोकतंत्र में विकल्प के नियामक हैं और भारतीय लोकतंत्र के लिए अपेक्षित अखिल भारतीय संगठन नेतृत्व आज केवल भाजपा के पास है। विचारधारा तो राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति करने का साधन नहीं है, समाज को अपेक्षित दिशा में प्रगति पथ पर ले जाना भी उसका कार्य है और इसके लिए संगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो संगत विचारधारा से प्राप्त होती है। आज भारत के सभी राजनीतिक दल विचारधारा शून्यता के शिकार हैं। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद, पंचनिष्ठाओं की संगत विचारधारा के आधार पर संगठन का नियम कर रही है। शासन की नीति में भी इसका समुचित प्रतिबिंबन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी वेबसाइट पर इतिहास अपना डाल रखा ना, उसको मैंने आपके सामने रखा है। और किसी राजनीतिक दल के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। धन्यवाद।